जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी का आज थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं वैक्सीनेशन टॉपिक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बात करूंगा जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन टॉपिक का थ्योरी सेक्शन पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। 2 वीडियो में आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट है। उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी कि वैक्सीनेशन क्या होता है, कैसे होता है, कब कौन सी वैक्सीन दी जाती है, किस बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, आपका जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, 6 मंथ बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बूस्टर कब लगाया जाता है। सारी जानकारी आपको उन 2 वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, आप देखेंगे कि सभी सवालों के जवाब आप स्वयं देते चले गए हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वैक्सीनेशन टॉपिक। और इससे संबंधित जो मैंने आपको 3 वीडियो दिया है, वो यदि आप तीनों वीडियो को देख लेते हैं, 2 आपका थ्योरी सेक्शन का, 1 आपका आज का वीडियो, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका वैक्सीनेशन से नहीं छूटेगा। आप आसानी से सभी सवालों के जवाब देते चले जाएंगे। और आज के वीडियो से आप देखेंगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपके जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए हूं। और आपको पता होने के बाद आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है जो हमसे पूछता है कि जो टीकाकरण है इसके जनक कौन है। यह सवाल आपसे कई तरीकों से पूछ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, आपसे पूछा जा सकता है टीकाकरण के पिता कौन है। किसी भी तरीके से आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। और आपके ऑप्शन इसमें रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन आपका है जेम्स स्मिथ, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन है आपका टेसी थॉमस, चौथा ऑप्शन है आपके सामने क्यूरी। देखिए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे कि एक ही सवाल से मैं कम से कम 3 या 4 सवाल आपके सामने दूंगा। देखिए, अब इसका सही उत्तर हम बताते हैं आपको। इसमें अगर हम देखें तो एडवर्ड जेनर ऐसे हैं जिनको टीकाकरण का जनक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके विषय में ही हम देख लेते हैं। देखिए, एडवर्ड जेनर जो थे वो सबसे पहले जो आपका चेचक है, क्या है, सबसे पहले चेचक के लिए एक वैक्सीन बनाई थी। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एडवर्ड जेनर ने अपनी पहली वैक्सीन कौन सी बनाई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, चेचक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक जो वैक्सीन है वो कब बनाई थी। अगर आपसे कब पूछा जाता है तब भी आप उसका जवाब दे सकते हैं, 1798 में। अब यह जो ऑप्शन 1798, यह किसी किसी बुक में आपको 1796 भी मिल सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो 1798 है। देखिए, आप एक ही सवाल से आप 3 सवालों का जवाब दे पाए हैं। सबसे पहला आपका सवाल आपके सामने ये आया था कि टीकाकरण जो है उसके पिता कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन आपकी कौन सी बनाई थी, किस बीमारी के लिए बनाई थी, तो चेचक के लिए बनाई थी। किस सन में बनाई थी, 1798 में। देखिए, आपके सामने एक ही सवाल से 3 जवाब आपके आगे हैं, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। और आपके ऑप्शन इसमें है 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 27 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 16 मार्च, चौथा ऑप्शन है 20 मार्च। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन आपके सामने एक सवाल और आता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। इसका जवाब हम जान लेते हैं, तो ये सवाल आपसे कभी नहीं भूलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए 16 मार्च 1995 को पहली बार जो आपका पोलियो है, क्या है, जो पोलियो है उसके लिए पहली बार आपकी दवाई पिलाई गई थी। क्या पिलाई गई थी, दवाई पिलाई गई थी। किसके लिए, पोलियो के लिए। कब, 16 मार्च 1995। इसीलिए हर वर्ष 16 मार्च को ही आपका
टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। अब सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपका टीकाकरण दिवस है तो आपका जो विश्व टीकाकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। अगर आपसे कभी विश्व टीकाकरण दिवस के विषय में पूछे तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा क्या कि आपका 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व टीकाकरण दिवस। तो पहला आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 16 मार्च। दूसरा विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके सामने क्या होगा, 10 नवंबर। ठीक है, दोनों चीजें आपको स्पष्ट हो गई, राष्ट्रीय भी और आपका विश्व का भी। देखिए अब तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमसे पूछा है इनमें से कौन सी वैक्सीन ओरल वैक्सीन नहीं है। क्या है कि ओरल वैक्सीन नहीं है, आप नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपके ऑप्शन है ओपीवी, रोटावायरस, विटामिन ए, वीसीजी। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी जो ओरल वैक्सीन एक शब्द यहाँ पे मिला है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो आपकी वैक्सीन होती है, क्या होती है, वैक्सीन होती है, इसको हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का दो रास्ता होता है। पहला आपका इंजेक्शन के माध्यम से, आपको पता होगा इंजेक्शन के माध्यम से कोई दवाई हमारे शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है, और दूसरा आपका क्या होता है, ओरल यानी कि मुख के माध्यम से। तो जो वैक्सीन आपकी, जो दवाई आपकी ओरल यानी कि हमारे मुख के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है उन्हें ओरल वैक्सीन कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ओरल का मतलब है कि जो वैक्सीन हमारे मुख के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है उन्हें हम ओरल वैक्सीन कहते हैं। अब इसके बाद अब इसका जवाब हम देते हैं कि ओरल वैक्सीन तो हमें पता चल गया है कि क्या होती है, लेकिन अब इनमें से कौन सी ओरल वैक्सीन है और कौन सी नहीं है ये हमको बताइए, इसको हमको कैसे पता चलेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो है ORA ये 3 शब्द याद कर लीजिए, आपको ओरल वैक्सीन पता चल जाएगा। क्या याद करना है, ORA। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आएगा कि ORA क्या होता है। देखिए O से मतलब होता है कि आपका OPV, और R से मतलब होता है कि आपका रोटा वायरस, A से मतलब होता है कि आपका विटामिन A। ये जो 3 वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन होती है ये ओरल वैक्सीन है, ये मुख के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचाई जाती हैं। OPV का मतलब क्या होता है, जो आपकी पोलियो की खुराक होती है, जो पोलियो की दवाई होती है, जो पोलियो का वैक्सीन है उसे OPV कहते हैं। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि O से मतलब होता है ओरल, P से मतलब होता है पोलियो, V से मतलब होता है वैक्सीन। OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद आपका रोटा वायरस है, ये भी मुख के माध्यम से होता है, और विटामिन जो A है ये भी मुख के माध्यम से होता है। देखिए आप ORA याद कीजिए, इसके बाद आपके सामने जितना भी ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर दीजिए, आपका किसके माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से। तो इसमें हम देखें तो आपका OPV है, रोटा वायरस है, विटामिन A है। ये 3 चीज़ जो आपका है ये ओरल के माध्यम से है, और VCG का जो टीका होता है वो इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता है। OPV का जो आपका है, OPV जिसे हम पोलियो की खुराक कहते हैं, ये इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका 2 बूंद दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, आपने देखा होगा। रोटा वायरस में 5 बूंद पिलाया जाता है। आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं कि OPV की कितनी खुराक दी जाती है, 2 बूंद, और रोटा वायरस का कितना दिया जाता है, तो 5 बूंद। ठीक है, आपका जो सवाल नंबर तीसरा है यहाँ से आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर जो 4 है ये हमसे पूछा है कि WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमसे पूछा क्या है, पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था, ये हमसे पूछा है, और एक शब्द हमारे सामने आया है WHO। देखिए हम सभी के विषय में हम यहाँ से डिटेल जानकारी आपको अवश्य देंगे। सबसे पहले आपके ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन में कौन कौन है कि आपका 27 मार्च 2014 पोलियो मुक्त भारत को कब किया गया था WHO के द्वारा, उसके विषय में हम देखते हैं। तो 27 मार्च 2014 पहला ऑप्शन है, 26 मार्च 2014 दूसरा ऑप्शन है, और उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका 25 मार्च 2014 है, और उसके बाद जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है, 28 मार्च 2014। आप इसके विषय में अवश्य बताइएगा यदि आपको पता होगा तो। देखिए अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए यहाँ पे उपलब्ध हूँ।
पहला आप हम देख लेते हैं WHO। WHO आपके सामने यहाँ पे आया है, तो WHO के विषय में देख लेते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें भी WHO दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि WHO क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, जो WHO है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहा जाता है हिंदी में? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो पूरे विश्व में जितने भी स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं होती हैं वो WHO के माध्यम से होती हैं, और WHO ही घोषित करता है कौन सी बीमारी अगर कहीं पे फैली है तो महामारी है कि नहीं है, उसकी दवाई कैसे दी जाएगी, सभी जो गरीब देश हैं, गरीब मुल्क हैं, उन तक दवाई कैसे पहुंचेगी, ये सभी जानकारी जो है WHO के माध्यम से होती है। अब सवाल ये आता है कि WHO की स्थापना कब की गई थी। देखिए, WHO की स्थापना के विषय में अगर हम देखें तो जो आपका WHO है उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। पहला चीज़ यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो WHO है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसी में जो 7 अप्रैल है, इसी वजह से जो 7 अप्रैल है उसको आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसका जो मुख्यालय है इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य देंगे। WHO का जो मुख्यालय है इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य देंगे। मैंने WHO पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट लगभग 10 से 12 या 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें WHO पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। क्या है, कैसे है, क्यों है, सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो WHO के विषय में हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो हमसे सवाल पूछा है, सवाल क्या पूछा है कि पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था भारत को WHO के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? 27 मार्च 2014। क्या है? 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को ही WHO के द्वारा क्या किया गया था? भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। चौथा सवाल जो है हमने इसका जवाब सही तरीके से दिया। अब हम चलते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा जो सवाल है ये हमसे पूछा है कि जो आपकी TD वैक्सीन है इसकी कितनी डोज आपकी दी जाती है बच्चों को। देखिए, जो आपकी TD वैक्सीन है इसकी कितनी डोज दी जाती है, ये आपसे सवाल पूछा है। आपके ऑप्शन है 0.1 ml, 0.2 ml, 0.4 ml, 0.5 ml, ये आपके ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो TD वैक्सीन है, जो आपका TD शब्द एक आया है, ये क्या है, किसके लिए होता है, क्यों होता है। सबसे पहले हम TD का फुल फॉर्म देखते हैं। TD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TD का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? टिटनेस और डिप्थीरिया। क्या होता है? टिटनेस और डिप्थीरिया, 2 TD का फुल फॉर्म होता है। और अब सवाल ये आता है कि TD की जो वैक्सीन है कब दी जाती है, तो गर्भावस्था के समय ही इस वैक्सीन को दी जाती है। इसकी जो है खुराक क्या होती है, इसकी डोज क्या होती है, तो 0.5 ml। क्या होता है? 0.5 ml, 0.5 ml इसका खुराक होता है। मार्ग क्या होता है? मार्ग मतलब होता है कि इंजेक्शन किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है। इंजेक्शन का मतलब ये होगा, आपने देखा होगा कि कुछ इंजेक्शन हमारे 90 डिग्री पे लगाए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन 45 डिग्री पे लगाए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन 15 डिग्री पे लगाए जाते हैं। तो आपका जो TD वैक्सीन है ये किस डिग्री पे लगाया जाता है, किस एंगल पे लगाया जाता है, तो इसका आपका जवाब क्या होगा? 90 एंगल पे। इसे ही IM कहते हैं। IM मतलब क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब TD के विषय में एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि इसकी पहली खुराक आपको कब दी जाती है, तो आपकी गर्भ अवस्था के समय जितना भी जल्दी हो सके उतना। और दूसरी खुराक कब दी जाती है, तो आपकी पहली खुराक जो दी गई है उसके 4 सप्ताह के बाद। कब दी जाती है? 4 सप्ताह के बाद। हालांकि इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं परेशान होना है? क्योंकि इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, और इसका जो कंप्लीट PDF है, कंप्लीट नोट्स है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको यह भी बता दूँ, अगर आपको नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल, तो आप हमारे 90 26 92
7315 पे मैसेज करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जो है उसके साथ साथ आपको यहाँ से PDF भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने अभी देखा कि मैंने आपको TD के विषय में सब कुछ बताया, उसमें यह भी बताया था डोज कितनी होती है। तो आप इसका जवाब क्या देंगे, तो 0.5 ml जो होता है TD वैक्सीन का डोज होता है। उसके बाद छठवां सवाल ये आता है कि जो TD की वैक्सीन होती है ये किस मार्ग से दी जाती है, कि इसका एंगल कितना होता है। अगर एंगल पूछा है, देखिए मैं आपको पहले एंगल के विषय में बता देता हूँ। ये आपका मान लीजिए हमारा बॉडी है, क्या है, ये हमारी बॉडी है। पहला इंजेक्शन आपको सीधा दिया जाता है कितने पे, 90 डिग्री पे। दूसरा इंजेक्शन आपको थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है, ये कितना होता है, ये 45 एंगल पे। तीसरा इंजेक्शन आपको हल्का सा इससे और भी टेढ़ा करके दिया जाता है, ये क्या होता है, ये 25 एंगल की वाली वैक्सीन होती है। और चौथी वैक्सीन आपकी एकदम बिल्कुल ऊपरी सतह में दी जाती है, ये आपकी 10 से 15 एंगल वाली इंजेक्शन होता है। देखिए जो आपका 90 डिग्री वाली वैक्सीन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको IM कहते हैं। IM का मतलब क्या होता है, तो आपका क्या होता है, इंट्रामस्कुलर। क्या होता है, इंट्रामस्कुलर। ठीक, यहाँ पे स्पष्ट हो गई। और दूसरी वैक्सीन जो होती है ये किस एंगल वाली है, तो ये आपकी किस एंगल वाली है, 45 एंगल वाली। और 45 एंगल वाली जो वैक्सीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सब क्यूटेनियस। क्या कहते हैं, सब क्यूटेनियस। उसके बाद एक हमारी 25 एंगल वाली होती है, 25 एंगल के माध्यम से इंजेक्शन दिया जाता है। और जो 25 एंगल वाली होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रावेनस। क्या कहते हैं, इंट्रावेनस। ठीक, अब आपकी एक वैक्सीन और है जो आपकी 10 से 15 एंगल पे दी जाती है। और जो 10 से 15 एंगल पे दी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्राडर्मल। क्या, इंट्राडर्मल। ठीक, 4 वैक्सीन जो आपकी इंजेक्शन होती है 4 तरह से दी जाती है। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से तरीके किस किस एंगल पे दिए जाते हैं और किस एंगल का क्या नाम है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हमसे सवाल ये है कि जो TD की वैक्सीन है वो किस एंगल पे दी जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है 90, 45, 25 डिग्री पे और आपका 15 डिग्री पे। तो कौन से एंगल पे दी जाती है आपकी TD की वैक्सीन, तो आपका जवाब होगा 90 डिग्री पे। अब आप ये बताइएगा कि 90 डिग्री जो आपका है उसका क्या नाम है, इंट्रामस्कुलर है कि सबक्यूटेनियस है कि आपका इंट्रावेनस है कि इंट्राडर्मल है। आप इसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसे आपका ये है वैसे ही। आपका 7वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो हेपेटाइटिस B है यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। आपका सवाल क्या है कि हेपेटाइटिस B मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन आपका है लीवर, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा आपका है स्प्लीन और चौथा है छोटी आंत। इसका आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको हेपेटाइटिस V के विषय में बता दूं, ये होता क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए हेपेटाइटिस V जो होता है, ये सबसे पहला सवाल ये आता है हेपेटाइटिस B का जो टीका होता है वो कब दिया जाता है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस B का जो टीका है वो कब दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा जन्म होने के 24 घंटा के अंदर अंदर इसको दिया जाता है। पहला सवाल हेपेटाइटिस B का टीका कब दिया जाता है, तो 24 घंटा के अंदर। दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसकी डोज क्या होती है। अगर आपसे डोज पूछे तो आप इसको बताइएगा 0.05 ml। क्या होता है, डोज क्या होता है हेपेटाइटिस B का, 0.05 ml। तीसरा अगर आपसे पूछे मार्ग क्या होता है, मार्ग का मतलब ये किस एंगल पे इस वैक्सीन को लगाया जाता है, तो IM वैक्सीन को ही हम जो है 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। देखिए हेपेटाइटिस B अब हम देख लेते हैं, और ये हेपेटाइटिस जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है। अगर आपसे अंग पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, यकृत या फिर लीवर। क्या, यकृत या फिर लीवर। और आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, आप इसको भी जान सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जो आपका हेपेटाइटिस B है इसके टीके को कैंसर रोधी टीके के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, कैंसर रोधी
टीके के विषय में भी जाना जाता है। अब आपका जो सवाल है कि हेपेटाइटिस बी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप यहाँ से जान सकते हैं लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस जो बी है वो उसका इंजेक्शन कब दिया जाता है, तो इसका जवाब होगा कि जन्म होने के तुरंत बाद 24 घंटा के अंदर आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। इसकी डोज कितनी होती है? इसका डोज जो होता है 0.05 ml। मार्ग क्या होता है? IM मार्ग, जिसे हम 90 एंगल वाला मार्ग भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी के टीके को कैंसर रोधी टीके के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 7वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब 8वां की तरफ हम बढ़ते हैं। 8वां जो हमसे पूछा है कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है उसकी डोज कितनी होती है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कितनी डोज होती है। आप यहाँ से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि हेपेटाइटिस बी का जो डोज है कितना होता है। आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 8 है तो 8 लिखिएगा। 8 के बाद आप लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। मान लीजिए इसका आंसर 0.5 है, इसको अवश्य लिखिएगा। और इसके साथ साथ इसका जो किस एंगल पे ये वैक्सीन दी जाती है आप उसको भी लगाइएगा, 90 एंगल पे या 45 एंगल पे या आपका 25 पे या 15 पे। इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। देखिए 8वां प्रश्न हो गया। अब 9वें की तरफ बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न में हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है? 9वें प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि BCG टीका किस रोग से बचाव करता है। क्या पूछा है कि जो BCG का जो टीका है वो किस रोग से हमारी बचाव करता है। पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा है तपेदिक, चौथा है टाइफाइड। इन का जो आपका ऑप्शन है ये है। अब इसके विषय में अगर आपको जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं VCG के विषय में। क्या देख लेते हैं? VCG के विषय में। VCG क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? देखिए, जो आपका VCG का जो टीका होता है वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है? सबसे पहला सवाल यही आता है, किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तपेदिक। क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि इसकी जो डोज है वो कब क्या है। BCG का जो टीका है इसकी डोज कितनी होती है। देखिए BCG का जो टीका होता है जब बच्चों का जन्म होता है, क्या होता है? बच्चों का जन्म होता है। जन्म होने के समय जो इसका टीका होता है वो 0.05 ml होता है। लेकिन किसी कारणवश आपको जन्म के समय इस टीकों को नहीं दे पाए और उसके 1 माह के बाद देते हैं। कब देते हैं? 1 माह के बाद देते हैं। तो इस जो टीका होता है इसका डोज बढ़ जाता है। अब कितना हो जाता है? तो 0.1 ml हो जाता है। ठीक, यहाँ से 2 चीज़ें आप स्पष्ट हो गई। इसका मार्ग क्या होता है? इसका मार्ग जो होता है ID होता है। ID का मतलब इंट्राडर्मल, जिसे हम 10 से 15 एंगल वाला मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो आपका VCG का जो टीका होता है सबसे पहला सवाल यही आता है कि वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो आप इसका जवाब देंगे टीबी के लिए। टीबी मतलब क्या होता है? तपेदिक। तो आपका पहला जो आपका सवाल था इसका जवाब तो यहाँ से मिल गया। दूसरा कि जो आपका VCG का जो टीका है इसकी डोज कितनी होती है। तो बच्चों के जन्म के समय यह टीका दिया जाता है। जन्म के समय इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है। लेकिन जन्म के समय किसी कारणवश यह टीका नहीं हो पाता है। अगर 1 माह के बाद यह टीका आप देते हैं तो उसकी डोज जो है बढ़ जाती है। बढ़ के कितना हो जाती है? तो 0.1 ml हो जाती है। मार्ग कौन सा है? ID। और इसे ही हम क्या कहते हैं? 10 से 15 एंगल वाला मार्ग कहते हैं। अब आपके सामने हमने ये बता दिया कि यह जो है टीबी के लिए है, तपेदिक के लिए है। तो आपके सामने आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो टीबी है इसका दिवस कब मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? क्या टीबी डे कब मनाया जाता है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो आप सिंपल 24 मार्च लिख के चले आइएगा। क्या? 24 मार्च आप लिख के चले आइएगा। तो 9वां जो सवाल था इसका जवाब हमने दे दिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां जो प्रश्न है ये हमसे पूछा है कि भारत सरकार ने तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। क्या? टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? देखिए, अगर आपका
ये होगा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 2025 होगा। कब तक? 2025 तक। और इसके लिए क्या स्लोगन दिया गया है? अगर स्लोगन की बात करें तो इसके लिए क्या दिया गया है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसका स्लोगन क्या है? देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। और कब तक लक्ष्य रखा गया है? कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। ठीक, इसका जवाब आपने बहुत ही आसानी तरीके से दिया। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बता दिया है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है। डोज कितना होता है? 2 तरीके से होता है। जन्म के समय 0.05 ml, अगर आपका 1 माह के बाद लगता है तो 0.1 ml। ठीक, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में हमसे ये पूछा कि जो बीसीजी की वैक्सीन है वो किस मार्ग से दी जाती है, किस एंगल पे दी जाती है। अगर आपसे एंगल पूछे तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका एंगल क्या है। आपके ऑप्शन है 90 डिग्री का एंगल, दूसरा 45 डिग्री का, 25 डिग्री का, 15 डिग्री का। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। 12वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन का डोज कितना होता है। जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन का जो डोज है वो कितना होता है। इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, बीसीजी जो वैक्सीन है ये किसके लिए दी जाती है? टीबी के लिए दी जाती है। जब बच्चों का जन्म होता है उसी समय आपको यह वैक्सीन दी जाती है। अगर जन्म के समय यह वैक्सीन जो है वो दी जाती है तो इसका डोज क्या होता है? तो इसका जो डोज होता है वो आप अवश्य बताइएगा। जन्म के समय जो आपका बीसीजी की वैक्सीन है उसका डोज 0.05 ml होता है। लेकिन किसी कारणवश जन्म के समय यह वैक्सीन नहीं दे पाते हैं, 1 मंथ बाद यह वैक्सीन लगता है, 1 माह के बाद यह वैक्सीन लगता है, तो इसका डोज क्या हो जाता है? 0.1 ml हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 ml हो जाता है। और इसका मार्ग क्या है? तो आईडी इसका मार्ग है। आईडी का मतलब क्या होता है? इंट्राडर्मल, जिसे हम 10 से 15 डिग्री वाला मार्ग भी कहते हैं। ठीक, सारी जानकारी आपको यहाँ से हो गई। तो आपका जन्म के समय वैक्सीन का डोज कितनी होती है? तो 0.05 ml। ठीक, अब बढ़ते हैं 13वें की तरफ। देखिए, जो बीसीजी की वैक्सीन है वो किस मार्ग से दी जाती है, आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। बीसीजी के विषय में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। हमसे पूछा है कि भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था? इसका जवाब आप अवश्य दीजिएगा। आपके ऑप्शन है 1985, दूसरा है 2005, तीसरा है 1995, चौथा है 1990। और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इसका जो सही जवाब है, भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? 1995। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे किस डेट को हुई थी, तो आप इसका जवाब देंगे 2 अक्टूबर 1995। क्या होगा? 2 अक्टूबर 1995। आपसे ये पूछ सकता है कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, तो आप WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था, तो आप इसका जवाब देंगे 27 मार्च। क्या जवाब देंगे? 27 मार्च 2014, जब WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। आपसे यह भी पूछ सकता है, अभी आगे बात करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये पूछा है कि जो पोलियो का टीका है सबसे पहले ... के द्वारा दिया गया था, के द्वारा तैयार किया गया था। जो पोलियो का टीका है सबसे पहले ... द्वारा तैयार किया गया था। तो ये वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है कि किसके द्वारा तैयार किया गया था सबसे पहले पोलियो का टीका। आपके जो ऑप्शन है डे साल्क, एल पास्चर, G.J. मेंडल, वाटसन, किसके द्वारा पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जे साल्क। इसके विषय हम थोड़ा जान लेते हैं। एक नोट से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, पोलियो टीकाकरण को सबसे पहले, एक मिनट, इसका जो चेंज कर लेते हैं। हाँ, पोलियो का टीका है वो सबसे पहले जे साल्क ने तैयार किया था। और कब तैयार किया था? तो 1955 में तैयार किया था। सबसे पहले कब तैयार किया था? तो 1955 में। किसने तैयार किया था? तो जे साल्क ने। अब दूसरा आता है आपके सामने
कि जे साल्क द्वारा विकसित पोलियो टीका एक निष्क्रिय पोलियो टीका IPV था। ठीक। दूसरा, ओरल पोलियो टीकाकरण जिसे हम OPV कहते हैं, इसको किसने बनाया था? तो डॉक्टर अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार 1961 में इसका इस्तेमाल किया था। सबसे पहले अगर आपसे पूछे सबसे पहले पोलियो का जो टीका किसने तैयार किया था? जे साल्क ने तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1955 में। दूसरा जो आपका इस समय चलता है OPV, उसको OPV को किसने बनाया था? तो डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने बनाया था। इसका पहली बार प्रयोग 1961 में किया गया था। और ये OPV कब किसके माध्यम से दिया जाता है? तो मुख के माध्यम से दिया जाता है, इसीलिए इसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। और ओरल में दिया जाता है। इसकी बूंदें कितनी होती है? तो 2 बूंद का खुराक इसको पिलाया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमसे पूछा है कि जो आपकी OPV वैक्सीन है इसको कितने तापमान पे रखना चाहिए? OPV जो वैक्सीन है इसको कितने तापमान पे रखना चाहिए? आपने देखा होगा जब कभी पोलियो की खुराक पिलाने आते हैं तो एक छोटा सा डब्बा होता है, उसी डब्बे में पोलियो की दवाई रखी जाती है। तो उसका जो तापमान होता है कितना होता है ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि OPV जो आपका है क्या है? OPV इसका हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले हम OPV को कंप्लीट देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। स्थान कहाँ पे? छोटा सा यहाँ पे। OPV की हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास? OPV अगर कभी पूछे आपसे कि OPV का पूरा नाम, तो ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या? OPV का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि OPV किस बीमारी के लिए है? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पोलियो की बीमारी के लिए। किसकी बीमारी के लिए है? पोलियो की बीमारी के लिए है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी OPV है इसकी खुराक कितनी दी जाती है? कितनी खुराक OPV की दी जाती है? आप इसका सीधा सा जवाब देंगे कि 5 खुराक इसकी OPV की होती है। कौन कौन सी? एक जीरो खुराक, एक पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर आपका बूस्टर। क्या होता है? बूस्टर। अब जो आपने जीरो खुराक देखा ये क्या होता है, इसके विषय में हमको बताइए। देखिए जन्म के तुरंत बाद जो OPV की पहली दवाई पिलाई जाती है इसे ही हम क्या कहते हैं? शून्य खुराक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य खुराक। जो जन्म के बाद पहली दवाई OPV की पिलाई जाती है इसे हम शून्य खुराक कहते हैं। उसके बाद जो आपका पहला होता है ये 6 वीक के बाद दिया जाता है। दूसरा आपका 10 वीक के बाद दिया जाता है। तीसरा आपका 16 वीक के बाद दिया जाता है। और चौथा आपका 16 से 24 मंथ के बाद दिया जाता है। ये आपका इसका अगर हम देखें तो पोलियो ये इंजेक्शन के माध्यम से नहीं, ये ओरल होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन इसका नाम ही है, तो मुख्य माध्यम से दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कितने बूंद दी जाती है तो 2 बूंद आपकी दी जाती है। OPV जन्म के समय जो आपकी खुराक दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको जीरो खुराक कहते हैं। उसके बाद 6 वीक के बाद पहली खुराक, उसके बाद दूसरी 10 वीक के बाद, उसके बाद 16 वीक के बाद, उसके बाद 16 से 24 मंथ के बाद जो दिया जाता है उसको बूस्टर कहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो OPV है उसके लिए कितने तापमान पे रखने की आवश्यकता है? उसके लिए तापमान जो चाहिए वो क्या होता है? तो -20 डिग्री के तापमान पे इसको रखने की आवश्यकता होती है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि पोलियो जो वैक्सीन है, पोलियो डे पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? आपसे यह भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1995 में। ठीक। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? क्या वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा अक्टूबर 24। कब? 24 अक्टूबर को। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से OPV के विषय में पता चल गई। अब हम इसका जवाब देते हैं कि OPV वैक्सीन है उसको कितने तापमान पे रखना चाहिए? तो -20 डिग्री तापमान पे रखना चाहिए। आगे से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका रोकथाम पेंटावैलेट वैक्सीन द्वारा नहीं किया जाता? क्या? पेंटावैलेट वैक्सीन द्वारा नहीं किया जाता। नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके ऑप्शन है पोलियो, डिप्थीरिया,
काली खांसी, हेपेटाइटिस बी। आपने देखा होगा कि आपके सामने एक पेंटावेलेट नाम का शब्द आया है। अब हम सबसे पहले इसी के विषय में जान लेते हैं कि पेंटावेलेट जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, जो आपका पेंटावेलेट शब्द है इसके विषय में अगर हम देखें तो पेंटावेलेट के समय अगर हम देखें तो पेंटावेलेट जो वैक्सीन होती है ये 5 बीमारियों के लिए दी जाती है। कौन कौन सी बीमारी आपकी? सबसे पहला आपका क्या है? डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। पहली बीमारी कौन सी है? डिप्थीरिया के लिए दी जाती है। दूसरी कौन सी है? टेटनस। कौन सी है? टेटनस के लिए। तीसरा आपका क्या है कि पर्टुसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? काली खांसी। क्या कहते हैं? काली खांसी। चौथा क्या है? हेपेटाइटिस बी। क्या? हेपेटाइटिस बी। पांचवा कौन सा है? तो आपका इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा। ये 5 बीमारियां किसके द्वारा दी जाती हैं? कौन सी वैक्सीन इसके लिए दी जाती है? तो आपका पेंटावेलेट वैक्सीन। पेंटावेलेट वैक्सीन में 5 दवाइयों की खुराक होती है। तो आपका जो सवाल है कि पेंटावेलेट किसके रोकथाम के लिए नहीं दी जाती है, तो 5 के अलावा अगर आपको कोई दिखे तो आप उसका जवाब तुरंत दे दीजिएगा। 5 के अलावा कोई दिखे तो आपका उसका जवाब दे दीजिएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो पोलियो पेंटावेलेट के लिए नहीं दी जाती है। इस पेंटावेलेट में कौन कौन सा आता है? डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा। अब पेंटावेलेट के विषय में और थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए, पहले इसको हम थोड़ा सा साफ कर ले, उसके बाद हाँ ओके। देखिए, पेंटावेलेट सबसे पहले आप यह जान लीजिएगा 5 बीमारियों के लिए वैक्सीन दी जाती है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी वैक्सीन। इसका जो खुराक होता है, क्या होता है? इसका खुराक के विषय में अगर हम देखें तो इसका जो खुराक होता है, फर्स्ट खुराक, सेकंड, उसके बाद थर्ड। पहला खुराक कब दिया जाता है? 6 सप्ताह के बाद। कब? 6 सप्ताह के बाद। दूसरा 10 सप्ताह के बाद। तीसरा 14 सप्ताह के बाद ये खुराक दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इसका डोज कितना होगा? तो इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है। मार्ग क्या होता है? किस मार्ग, किस एंगल से यह दवाई दी जाती है? तो IM मार्ग से यह दवाई दी जाती है। तो सारी चीज़ें आप पेंटावेलेट के विषय में समझ गए। किस बीमारी के लिए होती है, कब दी जाती है, खुराक कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब बढ़ते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि खसरे के टीके की पहली खुराक दी जाती है 18 महीने की उम्र में, 12 महीने की उम्र में, 6 सप्ताह की आयु में, 9 महीने की उम्र में। देखिए, आपके पास खसरा आया है। खसरा MR, इसे कहते हैं MR खसरा। अब हम सबसे पहले इसी के विषय में हम जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, खसरा जो होता है इसकी जो खुराक होती है, क्या होती है? खुराक होती है 2 होती है। क्या होती है? 2। एक MR1, एक आपका MR2। MR1 जो होता है ये कब दिया जाता है? 9 से 12 मंथ पे। 9 से 12 मंथ पे। और दूसरा जो MR2 है ये कब दिया जाता है? 16 से 24 मंथ पे। कब? 16 से 24 मंथ पे। डोज कितना है ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो 0.5 ml। मार्ग क्या है? किस मार्ग, किस एंगल पे यह दिया जाता है? तो SC सबक्यूटेनियस इसका आप बताएंगे एंगल कौन सा है। और आपको यह भी बता दें कि जो आपका MR वैक्सीन होती है, MR वैक्सीन के साथ ही आपको विटामिन A का भी वैक्सीन दिया जाता है। इसी MR के साथ विटामिन A की पहली डोज होती है। ठीक, आप समझ गए। आपके सामने एक सवाल था कि जो आपका खसरे के लिए पहली खुराक कब दी जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली खुराक कब दी जाती है? 9 से 12 मंथ पे। तो 9 से 12 मंथ आपका ये है, तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे सारे सवाल आपके यहाँ पे समाप्त हो गए। ठीक, अब आप देखिएगा आपने जितने भी बेसिक चीज़ था वैक्सीनेशन टॉपिक से संबंधित, आपने बेसिक चीज़ सीख लिया है, बेसिक चीज़ समझ लिया है। और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे बहन जितने भी हमारे हैं, सभी ने इसका जवाब बहुत ही आसानी तरीके से दिया है। और जो हमारे पहले के वीडियो को देखे हैं उन्होंने इसका जवाब बहुत ही आसानी तरीके से दिया है। देखिए, अगर आपने जो आपका वैक्सीनेशन टॉपिक है इसका थ्योरी सेक्शन नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप
वीडियो प्लेलिस्ट पे जा करके थ्योरी सेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। वैक्सीनेशन का 2 वीडियो है। पहली वीडियो मैंने बताया कि वैक्सीनेशन क्या है, कैसे है, क्यों है। दूसरे में बताया कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है, कितनी खुराक होती है, किस मार्ग में दी जाती है, कितना डोज होता है, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता दी हैं। तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अगर इसके अलावा सवाल ये आता है कि इसका PDF हमको कहाँ से मिलेगा। देखिए, PDF के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जा करके अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ वहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, उस दशा में आप 90 26 92 73 15 पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल से ऐड कर दूंगा और उसके साथ साथ आपको PDF भी दे दूंगा। आप सभी ने बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आसानी से सभी सवालों का जवाब दिया। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।